और जो भी सभी वेलकम टू ऑल ऑफ और जो भी सभी वेलकम टू ऑल ऑफ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं कृष्ण दत्त, फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में, और आपकी अपनी अपनी एप्लीकेशन आ जाओ भाई सभी, जुड़ जाओ एक बार सभी। बहुत अच्छा मॉर्निंग सेशन रहने वाला है भैया। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट चल रही थी, तो एक बार जुड़ जाएंगे सभी। और सभी एक बार जुड़ने के बाद थंब कर देंगे भैया, ठीक है। तो अपनी जो सीरीज हमारी चल रही थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ, जय श्री राधे कृष्णा। आ जाओ भाई सभी, जुड़ जाओ एक बार और फिर स्टार्ट करते हैं भैया। एक बार सभी जुड़ जाओ। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम पे, मैं लास्ट टाइम पे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चल रही थी भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इसमें यूनिट फर्स्ट चल रही थी भैया, यूनिट फर्स्ट चल रही थी भैया आपकी, ठीक है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आज काम करेंगे भैया। एक बार जुड़ जाओ सभी, ठीक है भैया, एक बार जुड़ जाओ सभी। आ जाओ भैया सभी एक बार। ठीक है भैया, एक बार जुड़ जाओ सभी। एक बार जुड़ जाओ भैया सभी, और जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। मेरी मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है एकदम। एक बार जुड़ जाओ भैया सभी। एक बार जुड़ जाओ भाई सभी, लाइव स्टार्ट है। एक बार जुड़ जाओ भाई सभी, लाइव स्टार्ट है। आ जाओ भाई सभी, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना। तो ये सभी हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया। ठीक है भैया, ये सभी जो आप हमारे चल रहे हैं, ये आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ गए और यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया ये, ठीक है। ठीक है, आ जाओ भाई सभी। ठीक है, आज हम अपना महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं भैया। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आ जाओ सभी, एक बार जुड़ जाओ। एक बार जल्दी से स्तंभ कर देंगे। मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है क्या? ठीक है, नमस्कार जी। आ जाओ सभी एक बार, जल्दी बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं भैया, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। उस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आपसे क्या पूछता है कि अगर हमारे पास गॉस थ्योरम थी या गॉस लॉ था, क्या गॉस लॉ से हम कूलम्ब्स लॉ निकाल सकते हैं? गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ निकाल सकते हैं? क्या गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ निकाल सकते हैं? तो आज यही टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक, और महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया हमारा ये, ठीक है, कि गॉस लॉ से हम कूलम्ब्स लॉ किस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है भैया, आ जाओ, जुड़ जाओ सभी एक बार। और
तो आज हम देखने वाले हैं भैया अपना क्वेश्चन, यानी कि जो अपना डेरिवेशन देखने वाले हैं। डेरिवेशन डेरिवेशन जो देखने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। भैया इससे अपना डेरिवेशन देखना चाहते हैं भैया हम, ठीक है भैया। यानी कि गॉस के नियम से गॉस के नियम से गॉस के नियम से गॉस के नियम से गुलाम का नियम गॉस के नियम से गुलाम का नियम, ये देखना चाहते हैं भैया हम, ठीक है भैया। एक बार जल्दी से बता दो, एकदम क्लियर है ना आप सभी को? ठीक है, एक बार नोट कर लेंगे। चलो, सबसे पहले वही गॉस नियम का कंसेप्ट लगाते हैं इसमें, ई डॉट डी ए वाला, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम करने वाले हैं भैया डेरिवेशन ऑफ कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। इसके लिए हमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा भैया। इसके लिए एक छोटा सा सभी डायग्राम बना लो एक बार। अगर मैं आपसे कह लगूं, ये इस प्रकार का मेरा एक गोला है, स्फीयर है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है ओ, और मुझे सपोज करो इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस पॉइंट की तक की डिस्टेंस है मेरी आर, और ये वाला जो इस पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यों, तो इस पॉइंट पे निकालनी है भैया। इस पॉइंट पे मान लो कोई एक पॉइंट होगा, इस पे क्या निकालनी है भैया? इंटेंसिटी निकालनी है। इस पे क्या निकालनी है भैया? इंटेंसिटी निकालनी है इस वाले पॉइंट पे। और इंटेंसिटी निकालने का आपको पता था ई वेक्टर, और यहां से क्या जाता है हमारा डी ए वेक्टर, ठीक है भैया। यहां से क्या जाता है हमारा डी ए वेक्टर। चलो गॉस थ्योरम लगाओ भैया इसमें अच्छे तरीके से। अच्छा, गॉस थ्योरम कैसे लगती है? गॉस थ्योरम कैसे लगती है और गॉस कैसे अपना काम करता है, एक बार जल्दी से देखो। अगर मैंने आपको बताया था, अगर हमें ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर देखना हो, सबसे पहला कि फ्लक्स देखना हो, इस स्थान पर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये चीज देखनी हो, तो सबसे पहला हम किसका प्रयोग करें भैया? आप कहते हो डी फाई ई का प्रयोग करें, डी फाई ई का प्रयोग करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। ये वाली टर्म्स आपको पता ही थी। अगर मैं इस वाले टर्म्स को अगर इस प्रकार से लिख दूं, डॉट प्रोडक्ट हटा कर इसका ई डी ए कोस थीटा, तो आप कहोगे कोई दिक्कत समस्या ना है। आप कहोगे ई और डी ए आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कैसी बननी होगी? यहाँ पे 0 डिग्री बननी होगी। तो यहाँ से डी फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई? डी फाई ई की वैल्यू आ गई आपकी ई डी ए। तो आप कहोगे यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना हुई। ये वाला डी फाई ई केवल इतने से हिस्से का निकला है, इतने से हिस्से का, जो ये मैं ट्रेस कर रहा हूँ, इतने से हिस्से का ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है। अब मैं चाहता हूं इस पूरे स्पेयर या गोले में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला टोटल। तो टोटल फ्लक्स देखना चाहूं मैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाहूं, तो आप कहोगे टोटल देखने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करता हूं भैया। दोनों साइड का क्या करता हूं? इंटीग्रेशन करता हूं। आप कहोगे इंटीग्रेशन डी फाई ई इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है भैया। और आप कहोगे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद डी फाई ई और इजकल टू, अगर ई ऐसा कैसे और इंटीग्रेशन डी ए ले लिया जावे, तो आप कहोगे कोई दिक्कत समस्या ना। और इसकी वैल्यू, यानी कि पूरे स्फीयर की वैल्यू की, एरिया ऑफ स्फीयर की बात कर रहा, तो 4 पाई r², इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 4 पाई r²। आप कह सकते हो ई ऐसा कैसे, इसे लिख सकते हैं 4 पाई r²। कोई दिक्कत समस्या ना होगी किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक? जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो ना हो यहाँ तक कि चीज समझने में है भैया? किसी को कोई दिक्कत समस्या तो ना हो, थम करते रहो साथ साथ में सभी। और ये आप अगर यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाओगे, तो गॉस थ्योरम होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें पता है फाई ई इतनी बार पढ़ का है गॉस थ्योरम में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है भैया। और यहाँ से इंटेंसिटी ई की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो? इंटेंसिटी ई की वैल्यू निकाल लो। तो आप कहोगे ई की वैल्यू तो यहाँ से ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
क्यों भाई आर स्क्वायर आ गई, क्यों भाई आर स्क्वायर आ गई। यहाँ तक का एक बार नोट करेंगे और बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक। ठीक है भैया, जल्दी बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी भी को भी यहाँ तक चीज समझने में। है भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी समझने में। तो ये इंटेंसिटी निकल के आ गई। अगर मैं आपसे कह लगूं, एक फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का हमारे पास, ई इजकल टू एफ वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं इसे। फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है भैया ये। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से एफ की वैल्यू निकालने लगूं मैं, तो आप कहोगे एफ वेक्टर इजकल टू ई वेक्टर क्यू नोट। अगर इसे मैग्नीट्यूड टर्म्स में नॉर्मली लिखना चाहूं तो ई क्यू नोट लिख सकता हूं। अगर एफ इजिकल टू ई की वैल्यू तो मेरी ये थी, ई की वैल्यू तो ये थी, तो मैं चलो इस ई की वैल्यू को यहां से उठा के इस पे पुटअप करता हूं। तो आप कहते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्यू नॉट लगा हुआ है। क्या ये फॉर्मूला हमारा कुलाम्स का फॉर्मूला ना बन गया, एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। जल्दी बताओ, क्या ये कुलाम्स लॉ ना हो गया। दिस इज कुलाम्स लॉ। किसका लॉ, कुलाम्स लॉ। जल्दी बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है। यही कुलाम का नियम है, यही कुलाम का नियम है। जल्दी बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई। गॉस थ्योरम से हमने हमने पूरी गॉस थ्योरम लगाई, और इंटेंसिटी का बस ये वाला फॉर्मूला लगाकर और गॉस थ्योरम बता दी अब तक। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई यहाँ तक की चीज समझने में। जल्दी बताओ भैया, है भैया, जल्दी बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, गजब एकदम। अब मैं आपको दो नई इक्वेशन के बारे में बातचीत करके बताता हूं। देखो भाई कैसे, अगर मैं आपसे कह लगूं, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया गॉस थ्योरम से, आप गॉस थ्योरम का प्रयोग करके आप लाप्लास इक्वेशन और पाइजन इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो। आई होप कि आप पहली बार इनका नाम सुनने होंगे, लेकिन आप इन्हें अच्छे तरीके से आज के बाद में जानना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भैया पाइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन क्या होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एक बार किस प्रकार से आ सकता है, ये सभी नोट कर लिया होगा आपने आई होप। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक बार मतलब एक बार इसके टर्म्स लिख लेंगे। तो ये है हमारी टर्म्स, पाइजन इक्वेशन, पाइजन एंड लाप्लास इक्वेशन, पाइजन एंड लाप्लास इक्वेशन। ठीक है भैया, पाइजन एंड लाप्लास इक्वेशन, हेडिंग तो ये थी। क्वेश्चन एक बार नोट कर लेंगे किस प्रकार से आता है भैया ये। ठीक है भैया, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन एक बार नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है भैया, क्वेश्चन एक बार नोट कर लेंगे किस प्रकार से ये पूछा जाने की संभावना होती है। क्वेश्चन पता चल जाता है तो आंसर को लिखने की एक बार आइडिया लग जाता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा, ड्राइव ड्राइव पाइजन, ड्राइव पाइजन एंड लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन विद द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। यानी कि गॉस थ्योरम की हेल्प से आप किस प्रकार से पाइजन और लाप्लास इक्वेशन को निकाल सकते हो। ठीक है भाई, गॉस की प्रीमिस है, गॉस की प्रीमिस है, प्रीमिस की सहायता से, की सहायता से, सहायता से पाइजन, पाइजन तथा लाप्लास
तथा लाप्लास समीकरणों को प्राप्त कीजिए। लाप्लास समीकरणों को प्राप्त कीजिए, प्राप्त कीजिए। ठीक है भैया, ये बताना। एक बार क्वेश्चन नोट कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन नोट कर लेंगे भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। देखो भाई, आपको एक नोट पॉइंट और बता देना चाहता हूं मैं। एक नोट पॉइंट और बता देना चाहता हूं, एक बार ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। ठीक है, अगर मैं जहां कहीं भी आपसे ये लिख रहा हूं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ये शो करता है एरिया इंटीग्रेशन को या एरिया को शो करता है। तो आप इसके स्थान पर चाहे इस प्रकार से भी लिखा हुआ अलग है, ऐसा सरफेस इंटीग्रेशन भी सरफेस का केस अलग है, डीएस भी अलग है, तो ये एक ही बात है। तो यो कोई दिक्कत समस्या ना मानी हो। ठीक है भैया, यो एक ही बात है। जा कहीं ई डी आ जाए या डी एस आ जाए, यो एक ही बात है। यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन और एरिया इंटीग्रेशन यहाँ पे सेम तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है भैया, तो बस यही बात मुझे बतानी थी कि इस तरीके से चीज है। अब देखो, पहले इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूं, इस तरीके का। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये इस तरीके का कुछ हमारा डायग्राम है भैया। ठीक है, इस तरीके का हमारा कुछ डायग्राम है। और इस तरीके के डायग्राम में इसका एरिया को, इसके वॉल्यूम को कह दिया मैंने डीवी। और इस वाले के ये वाला, ये रो को क्या बोल रहा था मैंने भैया, जल्दी बताओ। ये चार्ज डेंसिटी बोल रहा था भैया, और ये कह दिया मैंने सरफेस एस। एक बार ये नोट कर लेंगे, एक बार ये चीज नोट कर लेंगे भैया, ये वाली चीज। और एक बात ध्यान से समझ के चलियो, अगर मैं आपसे कह लगूं, देखो मेरे पास ये वाला, इस बाहरले वाले एरिया, बाहरले वाले ऐसे जो ये सर्किल टाइप का बनना है, इसे तो सरफेस कह दिया। और अंदर ले वाला इस वाले को वॉल्यूम कह दिया। तो सरफेस के अंदर ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, और ये चार्ज डेंसिटी है। क्या किसा क्या कह दिया मैंने भैया, रो। ठीक है भैया, चलो अब यहां से ध्यान से मेरी बात समझ के चलियो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमारी एक गॉस थ्योरम का रूप इस प्रकार से भी होता है। गॉस थ्योरम का एक फॉर्मेट इस प्रकार से भी होता है, गॉस थ्योरम का। देखियो भाई ध्यान से, बाय गॉस थ्योरम के अनुसार, अगर मैं आपसे कह लगूं आप गॉस थ्योरम कितने प्रकार से लिख के आते हो, आप कहते हो कि भैया इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सल नोट होता है, क्यू अपॉन एप्सल नोट होता है। ये आपकी गॉस थ्योरम थी। ठीक है भैया, या आप इस गॉस थ्योरम को इस प्रकार से भी लिख लेते हो कहीं भी कि क्लोज सरफेस में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सल नोट था। तो मुझे इसी की फॉर्मेट को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिखना है। क्या लिखना, और थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखना है। कैसे लिखना, इस उसके अनुसार। अब देखिए ध्यान से, इस डायग्राम के अनुसार किस प्रकार से लिखना। अगर मैं इसे इस प्रकार से लिखने लगूं, जो एक सरफेस इंटीग्रेशन को शो कर रहा है, जैसे मान लो ये इस तरीके से इंटीग्रेशन का मैं यहाँ पे ऐसे लिखा दूं, तो इसका मतलब है सरफेस इंटीग्रेशन को शो कर रहा है भैया यो। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये तो हमारा नॉर्मल टर्म्स थी इधर की। ठीक है भैया, इजकल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। अब भैया ये जो क्यों लिया जाएगा, यो क्यों वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, किसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, वी, इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ये जो क्यों है, ये किसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, वी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। और वी किसने घेर रखा है, सरफेस ने घेर रखा है। तो आप इस क्यू को इस प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ पे क्यू को इस प्रकार से लिख सकते हो कि हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हो, पृष्ठ पृष्ठ एस द्वारा घिरा आवेश, एस द्वारा घिरा आवेश, इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, सरफेस
या मतलब इस प्रकार से इंग्लिश में आप इस प्रकार से लिख लो भाई, सराउंड चार्ज, चार्ज सराउंडेड बाई, सराउंडेड बाई, सराउंडेड बाई सरफेस एफ, सरफेस एफ, सरफेस एस। भाई ये वाला जो चार्ज आपका जितना भी इसके अंदर से निकलेगा वो किसके द्वारा घिरा हुआ है, सरफेस एस के द्वारा घिरा हुआ है। यही वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अब एस, एस भाई एक बात बताओ कौन घिरा हुआ है, तो आप क्या होगा, ये वाला क्यूब टाइप का घिरा हुआ है। तो भैया क्यूब टाइप का ही तो चार्ज लिया जाओगा, यहाँ पे क्या लिया जाओगा, क्यूब टाइप का ही तो चार्ज लिया जाओगा। तो भैया क्यूब टाइप का चार्ज कैसे लिया जाओगा, एक बार ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। अब यहां से ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, किस प्रकार से लिया जाओगा। आप कह रहे हो इसे तो आप ऐसा कैसे लिख लो, ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर ऐसा कैसे लिख लो, इजिकल टू 1/एप्सिलॉन नॉट लिख लो, ये तो नॉर्मल टर्म्स। अब एक बात बताओ, ये जो सरफेस एस के द्वारा ये वी वाला ही तो घिरा हुआ है, और वी वाले को लिखने का तरीका चार्ज को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वी, भाई यो वी का तो घिरा हुआ है, इंटीग्रेशन वी और ये रो डीवी। अब आपके मन में आएगी कि भैया आपने क्यू के स्थान पर ये सारी टर्म्स कैसे ले ली, ये वाली टर्म्स आपने कैसे ले ली। तो एक बार ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। आप एक बार ये वाला फॉर्मूला किस प्रकार से बना एक बार देखो भाई, यहाँ पे सभी ये रफ वर्क है आपका, ये आपका रफ वर्क है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इज इक्वल टू वो डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, मास अपॉन वॉल्यूम, ये पढ़ा होगा आपने सभी ने। ठीक है भैया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। भैया यहाँ पर डेंसिटी का काम कौन कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। मास का काम कौन कर रहा है भैया, चार्ज क्यों कर रहा है। वॉल्यूम का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर डीवी कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो डीवी बन जाएगी। तो मैंने यही काम तो करा है, इस क्यू वाले पोजीशन की जगह क्या रखा है, ये वाली टर्म्स रखी हुई है। जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हुई, एक बार सबको अगर समझ में आ गया हो तो थंब कर दो एक बार सभी जल्दी से। ठीक है भैया, एक बार सभी जल्दी से यहाँ तक थंब कर दो। और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखूँ अब, और सिंप्लीफाई करके देखता हूं, तो देखो भाई एक बात, अगर मैं इसमें सभी को क्या फर्स्ट सेमेस्टर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ के आए हो क्या आप, गॉस डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। भैया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, एक बार ध्यान से समझ लेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है, अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की यहाँ पे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, भाई डाइवर्जेंस का मतलब होता है इधर उधर बखेरना, इधर उधर फैलना। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज तो फैलने का ही काम करता है। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, गॉस ने अपना जो नियम दिया वो चार्ज को फैलने के लिए ही तो बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड फैलने के लिए हो। तो इस वजह से डाइवर्जेंस का भी काम क्या होता है, फैलने का। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं कि भाई चार्ज कितना फैल रहा होगा इस बात से। ठीक है भैया, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे क्या काम करता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या काम करती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदलने का काम करती है। चलो मैं एक बार नोट पॉइंट यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आपका ये नोट पॉइंट है। ठीक है, आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलो ये सभी अभी रफ वर्क है। अब मैं आपको बता दूं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का काम क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का काम क्या होता है। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस वो क्या काम करती है, डबल इंटीग्रेशन को किसमें बदलने का काम कर सकती है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में बदलने का काम कर सकती है, या ट्रिपल को सेकंड में भी तो कह सकते हो, बिल्कुल बदलने का काम कर सकती है। पर इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल में। और डबल को क्या बोलते हैं, देखो भाई, सिंगल इंटीग्रेशन को बोलते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, अगर सिंगल इंटीग्रल कहीं दिखाई दे रहा तो इसे क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। आपके मैथ वाले टीचर ने बताया होगा ये वाली बात आपको। हाँ भैया, मैथ वाले टीचर ने ये वाली बात आपको बताई होगी बहुत बढ़िया तरीके से, कि अगर सिंगल इंटीग्रेशन है तो उसे लाइन इंटीग्रल,
और डबल इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा, तो इसे हम बोल सकते हैं सरफेस या एरिया इंटीग्रल। क्या बोल सकते हैं? सरफेस या एरिया इंटीग्रल। और यदि आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा कहीं भी, तो इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या बोलते हैं भैया? वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है भैया। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल में बदलने का काम कर रही है, तो डबल इंटीग्रेशन का क्या कहते हैं? सरफेस, यानी कि सरफेस को किस में बदलने का काम कर रही है? वॉल्यूम में। किसके साथ? डाइवर्जेंस के साथ। तो मेरे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का केस क्या बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। मेरी देखो क्या बन जाएगा कि सरफेस इंटीग्रेशन को किस में बदलने का काम कर रही है? आप कहोगे वॉल्यूम में बदलने का काम हो रहा है। वॉल्यूम में किसके साथ? डाइवर्जेंस के साथ। डाइवर्जेंस के साथ। ठीक है भैया। ई ई वेक्टर डीवी। जल्दी बताओ, ये सभी बात आपको समझ में आ गई कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखो क्या हो रहा है, सरफेस इंटीग्रेशन को किस में बदलने का काम हो रहा है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वो भी किसके साथ? डाइवर्जेंस के साथ। तो भैया यही थ्योरम क्या थी? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी। जल्दी बताओ सभी स्टूडेंटों को ये मेरी बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया तरीके से? जल्दी एक बार थंब कर दो। ये आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में चीजें पढ़ी होंगी बहुत अच्छे तरीके से। जो स्टूडेंटों ने मेरी क्लास ली थी तो उन्हें पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर में ये कैसा पढ़ाया था मैंने ये वाली चीजें आपको। अगर नहीं पढ़ाई थी तो कोई बात ना, मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से ये वाली चीज बता दी कि किस प्रकार से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम काम करती है। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हो किसी को भी? जल्दी से। और इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो। आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखने लगोगे सही तरीके से, तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप अच्छे तरीके से देखने लगे तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, ये वाली टर्म्स तो ऐसे कैसी, अब ये वाली इसके स्थान पे ये वाली टर्म्स रख देंगे बस। ठीक है भैया। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये वाली टर्म्स को यहाँ पे लिखो। और डाइवर्जेंस ई वेक्टर डीवी इजकल टू, इस वाली टर्म्स के स्थान पे क्या लिख सके? वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वी रो डीवी। जल्दी बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हो किसी को भी? जल्दी से भाई, यहाँ तक बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना हो किसी को भी? ठीक है भैया, जल्दी बताएंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हो। बस इसके बाद क्या करना है, इसे इस वाले टर्म्स को इधर अगर ले आए आप, इधर ले आए आप, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप क्या होगे? इंटीग्रेशन वी इस तरीके से लिख सकते हैं भैया हम तो, डाइवर्जेंस ई वेक्टर, और ये इधर आकर माइनस की टर्म्स बनाएगा और बाहर जो है वी कॉमन ले लेंगे, टीवी इजकल टू 0 कह देंगे। ठीक है भैया, इस तरीके से ये टर्म्स बनेगी ना बनेगी? जल्दी से बताओ क्या इस तरीके से बनेगी या नहीं बनेगी? आप ये वाली टर्म्स को इधर ले आए, डीवी इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये वाली टर्म्स बनेगी ना बनेगी? जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना? और मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या नेक्स्ट स्टेप में? इंटीग्रेशन वी और डीवी ये तो अपना कट हो जाओगे, कोई दिक्कत समस्या ना? क्या और जीरो में चले जाओगे, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? भैया क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे कि डाइवर्जेंस ई वेक्टर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकता हूं, तो इसे इधर भेज दो दूसरी साइड में, तो डाइवर्जेंस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली जो टर्म्स आई है हमारी, ये वाली जो टर्म्स आई है, पता है इसे क्या बोलते हैं? अगर कोई आपसे पूछने लगा कि ये वाली जो टर्म्स आई है आपकी, और डाइवर्जेंस ई वेक्टर के साथ कैसे शो करता है? डॉट प्रोडक्ट शो करता है, ये वाली बात तो आपको बताई थी, इजकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया ये पता क्या आई है आपकी? ये दोनों, ये पता क्या आई है? ये आपकी आई है गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। एग्जाम में आपसे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों फॉर्म लिखवा लेता है, गॉस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, गॉस गॉस प्रमेय का या गॉस नियम का अवकलन रूप है। कैसा है? अवकलन रूप है। ठीक है भैया।
अच्छा अभी अगर आपसे कोई मतलब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन में, इसका मतलब है यदि कोई आपसे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछने लगा कि भैया एक बात बता दो मुझे जल्दी से, एक बार बता दो। अच्छा ये वाले टर्म्स आपने नोट कर ली, एक बार जल्दी से बताओ, आपने नोट कर ली भैया ये वाली सारी चीजें? चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। अगर आपसे कोई पूछने लगा गोस थ्योरम इंटीग्रेशन, चलो मैं अगले स्टेप में बताऊंगा अगले पेज पे। यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो डन लिख दो भैया सभी एक बार। यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो डन लिख दो भाई सभी एक बार, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो डन लिख दो भैया सभी एक बार जल्दी से। एक बार सभी डन लिख देंगे भैया, और फिर अगले पेज पे चलते हैं हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर आपसे कोई कह लगा, अगर आपसे यहां से कह लगा कि भैया गोस थ्योरम, गोस थ्योरम बताओ इंटीग्रेशन फॉर्म में भी, इंटीग्रेशन फॉर्म में भी, और गोस थ्योरम डिफरेंशियल फॉर्म में भी। तो आपको इंटीग्रेशन फॉर्म तो पता है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सल नोट। तो ये तो हमारी किसकी फॉर्म हो गई, इंटीग्रेशन की, गोस थ्योरम में इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशियल फॉर्म क्या बताई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, डाइवर्जेंस ई वेक्टर इजिकल टू रो अपॉन एप्सल नोट, यही तो बताइए भैया। या फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं यदि इस तरीके से, क्योंकि डाइवर्जेंस ई के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है डेल में, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताया था लास्ट टाइम पे। तो इस प्रकार से भी हम क्या लिख सकते हैं, गोस थ्योरम को लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ये 2 मार्क्स में आपसे अलग से भी पूछ लिया जाता है भैया, 2 मार्क्स में भी अलग से पूछ लिया जाता है। तो किसी को भी कोई दिक्कत समस्या तो ना है इस प्रकार से। अब भैया हमारी एक बात बताओ, यहां से तो ये हमारी क्या आ गई, गोस थ्योरम आ गई, गोस थ्योरम। लेकिन हमारी हेडिंग क्या थी, हमारी हेडिंग थी भैया, क्या हेडिंग थी हमारी, हेडिंग थी पॉइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन। तो पहला गोस थ्योरम से तो निकालनी थी वे चीज, तो पहला गोस थ्योरम आ गई, अब पॉइसन और लाप्लास कर देंगे। देखो भैया कैसे कर देंगे, एक बार ध्यान से समझेंगे। अगर अब यहां से हेडिंग लिखेंगे सभी स्टूडेंट, अब यहां से मतलब यो है एरो हेडिंग, मतलब तो गोस थ्योरम का काम हो गया। अब स्पेशली किसका काम चलेगा, पॉइसन इक्वेशन का काम चलेगा। किसका चलेगा, पॉइसन इक्वेशन का, पॉइसन, पॉइसन समीकरण का काम चलेगा भैया, पॉइसन समीकरण का। अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा, ई में और वी में रिलेशन क्या था, वी नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई एंड वी। तो आपको बताना रिलेशन है ई वेक्टर इजिकल टू माइनस ग्रेडियंट वी, ये रिलेशन था। शायद मैंने कल इसका रिजल्ट भी आपको एक छोटा सा बताया था। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा, अभी हम थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन निकाल के आए थे, गोस, गोस डाइवर, गोस कौन सी थ्योरम थी भैया वो, गोस डिफरेंशियल फॉर्म से, बाय गोस, गोस डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म क्या कह रहा था, वो कह रहा था डाइवर्जेंस ई वेक्टर इजिकल टू रो अपॉन एप्सल नोट, ये टर्म्स कह रहा था। अगर ई की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो कोई दिक्कत समस्या थोड़ी ना हो जाओगी। अगर ई की वैल्यू को ऊपर से उठाकर यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो कोई दिक्कत समस्या थोड़ी ना हो जाओगी। आप कहोगे डाइवर्जेंस ई की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो आप कहोगे माइनस ग्रेडियंट वी, माइनस ग्रेडियंट वी इजिकल टू रो अपॉन एप्सल नोट। ठीक है भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हो किसी को भी। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक नोट पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, एक नोट पॉइंट, यहाँ पे नोट पॉइंट है आपका, नोट पॉइंट। जहां कहीं भी इस संसार में आपको डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट एक साथ दिखाई दे जावे, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट एक साथ दिखाई दे जावे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट के साथ में, मान लो ग्रेडियंट भी आपका डेल बनाता है और डाइवर्जेंस भी तो डेल बनाता है, लेकिन अगर डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी ग्रेडियंट पे अप्लाई करा तो डाइवर्जेंस दूसरों के साथ क्या बनाता है, डॉट प्रोडक्ट। तो आप क्या होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाओगी, आप क्या होगा डेल स्क्वायर हो जाओगे। और डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी2 बाई dy स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी2 बाई dz स्क्वायर, ये होती ना होती है। जल्दी से यहाँ तक का एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है भैया, जल्दी से एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे। तो आप देखोगे ये माइनस इधर चला जाएगा, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट वी इजकल टू माइनस रो अपॉन एप्सल नोट। अच्छा ये डाइवर्जेंस ग्रेडियंट की जगह मैं क्या रख दूंगा, जल्दी से बताओ,
आप कह दोगे d2/dx² रख दोगे, लेकिन इसका फंक्शन v भी दे रखा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, v भी लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, v भी लगा देंगे, यहाँ कोई दिक्कत समस्या तो ना। प्लस इसी प्रकार से इसका, इसी प्रकार से चलो अगर आप, चलो लिख लो, कोई दिक्कत समस्या ना, d2v/dy² प्लस d2v/dz² माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन आ गई है, ये हमारी किसकी इक्वेशन है, पॉइसन इक्वेशन। इसे लिखने का एक तरीका और है, ऐसे जैसा आपने यहाँ पे करी कि डेल स्क्वायर v इजिकल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से भी ये जो इक्वेशन आ गई हमारी, ये क्या आ गई भैया, पॉइसन इक्वेशन। क्या आ गई भैया, ये हमारी पॉइसन इक्वेशन। एक बार सभी जल्दी से बताओ, किसी को भी दिक्कत समस्या, दुख दर्द परेशानी। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज पॉइसन इक्वेशन, दिस इज पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, यही पॉइसन की समीकरण है, पॉइसन की समीकरण है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, समीकरण है। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक टर्म्स और थी हमारी, कौन सी टर्म्स थी, लाप्लास इक्वेशन। कौन सी टर्म्स थी, लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन भी थी, लाप्लास समीकरण भी थी। तो भैया लाप्लास समीकरण क्या थी, तो अब लाप्लास इक्वेशन को देखते हैं कैसे होती है। अगर इस वाली टर्म्स को लिख लो, डेल स्क्वायर v इजिकल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम ऐसा मान कर चलें, इफ सिग्मा इज 0, इसका मतलब है स्पेस में चार्ज ना, स्पेस कैसा है, चार्ज लेस है, चार्ज लेस है, इसके आवेश रहित है, आवेश रहित। भाई एक बात बताओ, आप ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में जाकर करंट छोड़ने लगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो इसकी वैल्यू जैसी 0 रख दोगे तो डेल स्क्वायर v इजिकल टू क्या जाओगे यहाँ पे, 0। या फिर ये टर्म्स ऐसे बन जाओगे, डेल स्क्वायर v बाई डेल x² प्लस डेल स्क्वायर v बाई डेल y² प्लस डेल स्क्वायर v बाई डेल z² इजिकल टू 0। यही हमारी इक्वेशन क्या बन गई, यही हमारी इक्वेशन क्या बन गई भैया, लाप्लास इक्वेशन। क्या बन गई ये वाली हमारी लाप्लास इक्वेशन। जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो ना है। दिस इज लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, यही यही लाप्लास का समीकरण है, यही लाप्लास का समीकरण है, समीकरण है। ठीक है भैया, जल्दी से यहाँ तक की चीजें नोट कर लेंगे और जल्दी बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई किसी को भी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हुई किसी को भी। एक बार सभी थंब कर देंगे भैया, जो जो भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हो। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। एक छोटा सा, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है आपका। ये तो खत्म हो गया कंसेप्ट आपका, ये जो कंसेप्ट था आपका कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया। अगला एक क्वेश्चन है कि चार्ज कैपेसिटर में कितनी एनर्जी आ सकती है। मतलब जैसे हमारे पास कोई भी एक चार्ज कैपेसिटर है, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, इस वाले के लिए एक डेरिवेशन है छोटा सा, 2 नंबर का, आपसे अलग से पूछ लिया जावे। तो मैं इसे इस प्रकार से भी आपको बता दूं कि क्वेश्चन वे में लिख लो इसे आप। वैसे तो हेडिंग है इसकी, एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए कंडेंसर। अच्छा भैया, कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही चीज है, बस उपयोग का तरीका अलग अलग है। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही चीज है। तो तुम्हारे घरों में पंखों में लगा होता ना कंडेंसर, वो कैपेसिटर के तरीके से ही काम करता है। और कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को इकट्ठा करने का, यानी कि आवेश को संचित करने का। ठीक है भैया,
कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, वे भी मैं आपको इसका एक छोटा सा फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट नंबर का आपका 2 नंबर का आपका 2 या 3 नंबर का आपका पूछा जा सकता है, 3 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभार इसे प्रूफ भी करवा लेता है वो। क्वेश्चन है ड्राइव एक्सप्रेशन, ड्राइव एक्सप्रेशन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए, ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर। और हिंदी में इसका पूछे जाने का तरीका एक आवेशित, एक आवेशित संधारित्र की, एक आवेशित संधारित्र की वैद्युत, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये इसका पूछे जाने का तरीका है, क्वेश्चन का फॉर्मेट है भैया। और डायरेक्ट भी ये आपसे इस तरीके से भी पूछ ले आता है कि इस तरीके से भी पूछ ले आता है कि प्रूव दैट, प्रूव दैट यू या फिर W इजिकल टू, W इजिकल टू एप्सल ई स्क्वायर बाई 2, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है भैया यो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नोट कर लेंगे, एक बार सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नोट कर लेंगे और जल्दी बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है भाई, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? हाँ भैया, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। और एक बार इस फॉर्मेट को ध्यान से समझ लो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक चार्ज कैपेसिटर है, मान के चलो ये आपका रफ डायग्राम है भैया। कैसा है? रफ डायग्राम है, आपको समझाने के लिए रफ डायग्राम है। ये एग्जाम में लिखने का ना है, एग्जाम में मना बनाइए इस डायग्राम को। ये रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए। ठीक है भैया, मैंने ऐसा मान के चला मेरे पास है ये हो रहा कैपेसिटर। क्या है? यो कैपेसिटर है, संधारित्र है। क्या है? संधारित्र है, जो चार्ज इकट्ठा करने का काम करता है। ये मेरे पास संधारित्र है। ठीक है भैया, और इसकी कैपेसिटेंसी कितनी है? C है। इसकी कैपेसिटेंसी कितनी है? C है। अगर इसे, इसे मतलब एक कुलाम मान लो कैपिटल Q चार्ज दिया गया। क्या दिया गया? कैपिटल Q चार्ज दिया गया। और कैपिटल Q चार्ज छोटे छोटे हिस्सों में दिया गया, कभी दे दिया कभी बंद कर दिया, कैपिटल चार्ज छोटे छोटे हिस्सों में दे दिया गया। ठीक है भैया, देने के बाद जब ये चार्ज हो जाता है, ये मतलब कैपेसिटर इसके अंदर बहुत ज्यादा ये मतलब अंदर एनर्जी आ जाती है, ये चार्ज इकट्ठा हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं चार्जिंग का प्रोसेस है। तो जब ये चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है तो इसके अंदर मान लो क्यू चार्ज आ गया इस प्रकार से। और एक आपने पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला आपने कैपेसिटर का पढ़ा होगा, क्यू इजिकल टू CV। सभी स्टूडेंटों ने पढ़ा होगा क्यू इजिकल टू CV। तो वोल्टेज कितना हो जाता था यहाँ से? ये होता है हमारे पास V इजिकल टू क्यू बाई सी। ये इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, सभी बता दो पढ़ा है ना पढ़ा? इस प्रकार से। तो भैया जैसे ही, जैसे ही अब चार्ज होने में कितना उसे काम करना पड़ रहा है, इस ये सारी कंडीशन होने में उसे कितना काम करना पड़ रहा है वो काम निकाल लेंगे। और वो काम जो है वो किस फॉर्मेट में इकट्ठा होता रहता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में इकट्ठा होता रहता है। तो उसके लिए डेरिवेशन है वो। देखो भाई एक बार और बता देता हूँ, एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंसी C है। जब उसे कैपिटल Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज का मतलब बहुत ज्यादा चार्ज दिया जा रहा है, लेकिन कैपेसिटर बहुत छोटा छोटा अपने अंदर ले रहा है, और चार्जिंग होते वक्त उसका वोल्टेज कितना हो जा रहा है? V इजिकल टू क्यू बाई सी हो जा रहा है। तो अब उसे कितना काम करना पड़ रहा है अपने अंदर चार्ज को इकट्ठा करने में, या फिर उसकी कैपेसिटी मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसके लिए डेरिवेशन दिखाना है। ठीक है भैया, तो एक बात बताओ, तो हम यहाँ देखेंगे डन वर्क, कितना काम करना पड़ रहा है, करत कार्य कितना है, डन वर्क। अच्छा एक बात बताओ, अगर उस कार्य को मैं क्या मान के चलूं?
छोटा काम मान कर चलूं, डी डब्ल्यू के फॉर्मेट का कह दूं, तो आप कहोगे डी डब्ल्यू इजकल टू, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, वर्क की एक डेफिनेशन है आपके पास, वर्क की फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, क्या है, वर्क की फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल का काम इसमें कौन करेगा, बल का काम यानी कि फोर्स का काम इसमें जो करेगा भैया वो करेगा वोल्टेज, कौन करेगा भैया, वोल्टेज। और डिस्प्लेसमेंट किस चीज का हो रहा है भाई, फोर्स का काम तो वी कर रहा है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट किस चीज का हो रहा है, चार्ज का, क्योंकि चार्ज ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाओगी, डी क्यू। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है तक, इस इक्वेशन तक जल्दी से बताऊंगे, कोई दिक्कत समस्या ना। और आप इस v की वैल्यू यहां से उठा कर रख दो, यहाँ पे जल्दी से, यहां से इस वैल्यू को उठा कर रख दो जल्दी से, और मुझे बताओ क्या टर्म्स बनी आपकी, आपकी बनी होगी डी डब्ल्यू इजकल टू, वी की वैल्यू यहां से उठाओ जल्दी से, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, और टी क्यू। जल्दी बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत समस्या ना। अगर मैं आपसे कह लगा कि जो वर्क करना पड़ रहा है जीरो से कैपिटल क्यू चार्ज तक होने में करना पड़ रहा है, इतनी लिमिट चल रही है, मतलब पहले जीरो था भाई, कोई चीज चार्ज हो रही है पहले जीरो होगी, और फिर उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो लिमिट आ जाओगी, और लिमिट, लिमिट भरो भैया इसकी जल्दी से, और बताओ मुझे लिमिट क्या बनी इसकी, लिमिट क्या बनी भैया जल्दी से, लिमिट भर के इसे जल्दी से स्टूडेंट सॉल्व करके दिखा देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो इसका। ठीक है भैया, क्या कर लो, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, और लिमिट कैसे ले जीरो से क्यों तक की। ठीक है भैया, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम जैसे ही इसमें इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करेंगे, तो कितने स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखा देंगे मुझे। तो W इजकल टू, भैया एक बात बताओ, यो भी क्यू में, यो भी क्यू में, और फंक्शन भी, तो 1/c का तो कोई काम ही ना यहाँ पे, 1/c का तो काम ही ना, और क्यू का आप डी क्यू के फॉर्मेट में करोगे तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, और यहाँ पे लिमिट कितनी, जीरो से क्यू, ये बन गई आपकी सभी की, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई, ये लिमिट बन गई होगी आपकी, बिल्कुल आसान काम था। तो W की वैल्यू यहाँ से कितनी बन गई होगी, आप ये लिमिट इसमें अप्लाई करोगे, क्यू स्क्वायर बाई 2c बन गई होगी, तो किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना हुई होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, अगर मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ, तो आप इसे कैसे बता सकते हो, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है भैया, एक बात बताओ, क्यू इजकल टू सी वी था ना था, तो ये वाली टर्म से अगर मैं यहाँ पे रख दूं, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे CV का स्क्वायर हो गया, CV का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 2c हो गया, और इसे आप सॉल्व करोगे तो 1/CV स्क्वायर आ गया, आ गया ना, आ गया, जल्दी बताओ। अच्छा एक बात, कितने स्टूडेंटों को यहाँ से बाद में पता, कौन सी बात, देखो भाई, वी नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट, अगर ये वाला हमारा V1 है प्लेट पे चार्ज, और ये पे हमारा V2 है, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है, तो हमारा E का फॉर्मूला हो जाता था V1 माइनस के V2/D, और या फिर इंटरमीडिएट में ये पढ़ के आए होगे आप, E इजकल टू V/D। कितने स्टूडेंट पढ़ के आए इसे, थंब कर दो भैया एक बार जल्दी से, कितने स्टूडेंट इसे पढ़ के आए हैं, जल्दी से बताओगे, पढ़ के आए हो, थंब कर दो भैया एक बार जल्दी से, सभी थंब कर दे होंगे अगर पढ़ के आए हो तो, ये वाला फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला और पढ़ गए होगे आप सभी, एक फॉर्मूला और पढ़ गए होगे कैपेसिटेंसी का, C इजकल टू एप्सल, एप्सल E अपॉन डी, E अपॉन डी पढ़ के आए थे ये वाला, कि कैपेसिटेंसी उसकी एप्सल पे इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है, ये तो पढ़ गए होगे। C इजकल टू K एप्सल नोट E/D, ये पढ़ा होगा आपने इंटरमीडिएट में, पढ़ी थी। तो अब एक काम करो, ये वाली टर्म्स को और ये वाली टर्म्स को उठा के इस वाली टर्म्स में रख दो जल्दी से, और टर्म्स में रखने के बाद मेरी क्या टर्म्स बन जाएगी, जल्दी बताओ जल्दी से। W इजकल टू टर्म्स बन जानी चाहिए, चलो 1/2, 1/2 तो ऐसे बाहर निकाल दो, और यहाँ पे 1/2, C की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, एप्सल नोट, एप्सल नोट E,
यहाँ से इसे चलो सिंप्लीफाई कर लो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से v की ई डी बन जाएगी, ई की कितनी बन जाएगी, वी डी बन जाएगी। ठीक है भैया, क्या बन जाएगी, वी डी। अच्छा एक चीज की कमी रह गई, यहाँ यहाँ ई की जगह ना, ई की जगह यहाँ पे ए आता था, एप्सल नॉट ए बाई डी ये आता था। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, ये आपको टर्म्स पता लगी तो 1/2 सी की वैल्यू कितनी है, एप्सल नॉट ए बाई डी, और भैया वी की वैल्यू कितनी यहाँ से उठा लेंगे, ई डी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से उठा लेंगे। और इसे आप आगे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। जल्दी बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। और सॉल्व करने के बाद हमारी जो टर्म्स बनेगी, क्या हम इस प्रकार से बना सकते हैं इसे, डब्ल्यू इजिकल टू एप्सल नोट ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए डी बना सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है हमारा, एरिया मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये तो वॉल्यूम को शो कर रहा है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये कहाँ पे चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। चलो आगे देखते हैं कैसे चला जाएगा। आप क्या होगे, W अपॉन ए डी, तो एप्सल ई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो आप कह सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप कह सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जब नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आयो, ये वॉल्यूम ही तो है। तो क्या बन गया हमारा, W इजिकल टू एप्सल नोट ई स्क्वायर बाई 2 पर यूनिट में। ठीक है, और W क्या बन जाता है, W तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ये चीज हमारी प्रूफ होगी, ये चीज है हमारी प्रूव होगी भैया। कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी से एक बार थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। ऑल द बेस्ट सभी को। एक बार नोट कर लो, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बता दो भैया, हम रिपीट लिख देंगे, अदरवाइज डन लिख दो सभी स्टूडेंट। ठीक है भैया, एक बार डन लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई, एक बार सभी स्टूडेंट डन लिख दो। और किसी को कोई सी टर्म्स पूछनी हो तो रिपीट लिख देना भैया एक बार। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, गजब एकदम। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।